हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ब्रेटन वुड्स सिस्टम के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि 1971 में ब्रेटन वुड्स सिस्टम कोलैप्स हो गया था। और ये क्यों कोलैप्स हुआ था, इसके पीछे के कारण को भी हम लोगों ने डिटेल में समझा था। ब्रेटन वुड्स सिस्टम कोलैप्स हो जाने के बाद 1971 से लेकर 1992 तक का जो पीरियड है, इस पीरियड में भारत ने एक्सचेंज रेट के लिए पैक्ड रिजीम को फॉलो किया। और इस पीरियड को बेसिकली हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है 1971 से लेकर 1975 तक का। इस दौरान भारत ने अपनी करेंसी को यूके पौंड स्टर्लिंग के साथ पैक किया हुआ था। एक करेंसी को किसी दूसरी करेंसी के साथ किस तरह से पैक किया जाता है, ये हम पिछली वीडियो में ग्राफिकली बहुत ही डिटेल में कवर कर चुके हैं, इसीलिए वापस से उस चीज़ को यहाँ पर रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं 1975 से लेकर 1992 तक के पीरियड की। इस दौरान भारत ने अपनी करेंसी को किसी एक करेंसी के साथ नहीं बल्कि मल्टीपल करेंसीज़ के साथ पैक किया हुआ था। ये करेंसीज़ कौन सी थी और इस तरह की पैकिंग किस तरह से काम करती है, इस चीज़ को डिटेल में समझने की ज़रूरत है। तो चलिए इस पूरी स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात हो रही है एक बास्केट ऑफ करेंसीज़ की, और कहा गया है कि इस बास्केट में ऐसे देशों की करेंसीज़ रखी गई हैं जो देश इंडिया के मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। यानी जिन देशों के साथ इंडिया का सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, उन देशों की करेंसीज़ को इस बास्केट में रखा गया है। अब क्योंकि बात हो रही है 1975 से लेकर 1992 तक की, तो उस दौरान इंडिया का सबसे ज़्यादा ट्रेड जिन कंट्रीज़ के साथ होता था, ऐसी 5 कंट्रीज़ के नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगर हम लोग वापस से इस स्टेटमेंट पर जाएं, तो इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि इन कंट्रीज़ की जो करेंसीज़ हैं, उनके एक्सचेंज रेट का जो वेटेड एवरेज है, उसके साथ हमारे देश की करेंसी को पैक किया गया है। तो ये जो वेटेड एवरेज है, ये किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, वेटेड एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये करना होगा कि हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, उन सब को हमें एक वेट असाइन करना होगा बेस्ड ऑन कि हम उनके साथ कितना ज़्यादा ट्रेड करते हैं। एज्यूम कर लेते हैं कि इंडिया के टोटल ट्रेड में से 40% ट्रेड सोवियत यूनियन के साथ ही होता था, 20% ट्रेड होता था यूएसए के साथ, 20% जापान के साथ, 10% जर्मनी के साथ और 10% ही यूनाइटेड किंगडम के साथ। तो इस तरह हमने अपने सभी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स को वेट असाइन कर दिया। अब इसी के साथ यहाँ पर हमें हर एक देश के नॉमिनल एक्सचेंज रेट को भी मेंशन करना होगा। नॉमिनल एक्सचेंज रेट बेसिकली वही एक्सचेंज रेट होता है जो कि हम लोग आम भाषा में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आज की डेट में हम लोग देखते हैं कि $1 के अंदर 82 रुपीज़ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज की डेट में यूएसडी के साथ जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है, वो है 1 USD इज इक्वल टू 82 रुपीज़। इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 रुपी इज इक्वल्स टू $0.012। और इसी फॉर्मेट को यूज़ करते हुए 1990 में रूबल की जो वैल्यू थी, वो निकल कर आ रही है 1 रुपी इज इक्वल्स टू 0.034 रूबल्स। और बिल्कुल इसी फॉर्मेट में इंडिया का जो बाकी देशों के साथ नॉमिनल एक्सचेंज रेट हुआ करता था 1989 और 1990 में, उसको भी हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। अब हमें करना ये है कि हर एक देश के नॉमिनल एक्सचेंज रेट को उसके वेट के साथ कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल, सोवियत यूनियन के लिए ये वैल्यू होगी 40% ऑफ 0.034, और अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू निकल कर आएगी 0.0136। और बाकी देशों के लिए भी बिल्कुल इसी तरह हमें कैलकुलेशन करनी होगी। और हर एक देश की ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, इन सब वैल्यूज़ को एक साथ जोड़ने के बाद जो वैल्यू आ रही है फाइनली, वो है 0.048। तो ये जो 0.048 है, ये बेसिकली हमारी करेंसी का इन 6 इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ एक कंबाइंड एक्सचेंज रेट है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इन 6 कंट्रीज़ के साथ जिस इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट पर ऑपरेट कर रहे हैं, वो है 0.048। और ये जो वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की है, यही है बेसिकली नॉमिनल इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट, यानी नीर। अब आप ज़रा ठंडे दिमाग से सोचो कि अगर नीर इंक्रीज़ होगा तो इसका रुपए के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा। सिंपल सी बात है कि अगर नीर इंक्रीज़ कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि इंडियन रुपी जो है वो अपने मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स के अगेंस्ट अप्रिशिएट कर रहा है। और ये तो हम लोग पिछली वीडियोस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर रुपी अप्रिशिएट करता है तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ट्रेड डेफिसिट के ऊपर। और इसका ठीक उल्टा होगा अगर नीर डिक्रीज़ करता है। नीर अगर डिक्रीज़ करेगा तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि इंडियन रुपी डेप्रीशिएट कर रहा है, और अगर इंडियन रुपी डेप्रीशिएट कर रहा है तो इसका मतलब है कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो रिड्यूस होगा। तो
तो अब तक के इस पूरे डिस्कशन के बेस पर ये बात आप अच्छे से समझ चुके हैं कि 1975 से लेकर 1992 के पीरियड के बीच में हम लोगों ने अपनी करेंसी को अपने मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स के नीर के साथ पैक कर दिया था। यानी हमारे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ जो हमारा इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो अब फिक्स हो गया है। बट क्वेश्चन ये है कि ऐसा करने के पीछे का उद्देश्य क्या था। तो आई एम श्योर कि अब तक के इस डिस्कशन के बेस पर आप इस उद्देश्य को खुद ही समझ पा रहे होंगे। हमने देखा कि अगर नीर इंक्रीज़ होता है तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ट्रेड डेफिसिट पर, और अगर नीर डिक्रीज़ होता है तो ट्रेड डेफिसिट भी रिड्यूस होता है। और ये वो समय था जब हम ये चाहते थे कि हमारे जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके साथ हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो स्टेबल रहे, ना ऊपर हो ना कम, ना ज़्यादा बढ़े और ना ही ज़्यादा कम हो। और इसीलिए हम लोगों ने अपने मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ अपना नीर फिक्स कर लिया। बट बहुत ही जल्दी हमें अपनी मिस्टेक रियलाइज़ होने लगी। हमने अपने इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट को अपने मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ तो फिक्स कर लिया था, बट इसकी वजह से बाकी देशों के साथ हमारी करेंसी का अलाइनमेंट बिगड़ गया। और ये सिचुएशन तब और ज़्यादा ख़राब हो गई जब चाइना और इंडोनेशिया ने अपनी करेंसी को अननेसेसरीली यूएस डॉलर के अगेंस्ट डेप्रिशिएट कर लिया। और ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब भी एक कंट्री अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट या डीवैल्यू करती है तो उसके डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है। और इसका सीधा नुकसान हो रहा था इंडिया को, क्योंकि इंडिया और चाइना यूएस में जाकर अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे थे और चाइना ने अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करके अपनी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ा लिया था। और उधर इंडिया की हालत लगातार ख़राब होती जा रही थी और इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की सिचुएशन हो चुकी थी। ऐसे में 1991 में एक 2 स्टेप डाउनवर्ड एडजस्टमेंट के थ्रू इंडियन रुपी को 18 to 19% डीवैल्यू किया गया। आज़ादी के बाद से ये तीसरा मौका था जब इंडिया अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर रहा था। इससे पहले जो इंडियन करेंसी को 2 बार डीवैल्यू किया गया था उसको हम पहले की वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो ये थी डिटेल्स पैक्ड रिजीम की। और पैक्ड रिजीम में भी हमने यही देखा कि हमने अपने मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ अपना एक्सचेंज रेट फिक्स किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1944 से लेकर 1992 तक का ये जो पीरियड है, इस पूरे पीरियड में इंडिया एक फ़िक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम को ही फॉलो कर रहा था। इसके बाद 1993 में इंडिया में शुरुआत हुई फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम की, और तब से लेकर आज तक हम लोग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम को ही फॉलो कर रहे हैं। लेकिन 1992 से लेकर 1993 के बीच में हम एक अलग ही एक्सचेंज रेट सिस्टम को फॉलो किया करते थे, जिसका नाम था LERMS, यानी लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम को, और उसके बाद वाली वीडियो में कवर करेंगे LERMS को, क्योंकि LERMS को समझने के लिए पहले हमें फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम के बारे में पता होना ज़रूरी है। इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्स तावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्स तावा।